प्यारे दोस्तों और मेरे प्रिय छात्रों, इस पुनर्मनन कक्षा के वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत। मैं सुरेश नायक, शिक्षक बिसिनीरु मुद्दप्पा सरकारी माध्यमिक शाला चಳ್ಳकेरे, चित्रदुर्ग जिला। इस अवधि में हम नया प्रश्न पत्र का विन्यास और पद्य भाग में से मातृभूमि, अभिनव मनुष्य, तुलसी के दोहे, इन कविताओं से वार्षिक परीक्षा में आने वाले संभवनीय प्रश्न तथा इन कविताओं का प्रमुखांश के बारे में देखेंगे। पहले हम उद्देश्यों की दृष्टि से अंक भार के बारे में देखेंगे। पद्य भाग के लिए 20 अंक, गद्य भाग के लिए 32 अंक, पूरक वाचन के लिए 4 अंक, व्याकरण भाग के लिए 8 अंक, रचना भाग के लिए 16 अंक, कुल 80 अंक का प्रश्न पत्र होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे पद्य भाग की ओर। पद्य भाग के लिए कुल 20 अंक है। इसमें से मातृभूमि कविता के लिए 1 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न पूछ सकते हैं। कुल अंक 4। दूसरा पद्य भाग है अभिनव मनुष्य। इस पद्य भाग से भी आपको 1 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न, कुल 4 अंकों का प्रश्न पूछ सकते हैं। तीसरा है तुलसी के दोहे। इस दोहे से भी आपको 1 अंक का एक प्रश्न और दोहे का भावार्थ लिखने के लिए 1 प्रश्न होगा 3 अंक के लिए। कुल इस दोहे से भी 4 अंक के प्रश्न होंगे। और चौथा है समय की पहचान। इस समय की पहचान कविता से आपको 2 अंक के एक प्रश्न पूछ सकते हैं। इस कविता के लिए कुल अंक है 2। और 5वां है सूर शाम। सूर शाम, इस पद से भी आपको 2 अंक के एक प्रश्न पूछ सकते हैं। इस पद्य में से भी आपको कुल 2 अंक के लिए एक प्रश्न पूछ सकते हैं। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कविता तो कंठस्थ के लिए है। एक प्रश्न होगा 4 अंक के लिए, वो भी कंठस्थ कविता लिखने के लिए। ऐसे पद्य भाग के लिए कुल 20 अंक होंगे। प्रिय छात्रों, अब गद्य भाग की ओर बढ़ेंगे। गद्य भाग के लिए कुल 20 अंक होंगे। उनमें से कश्मीरी सेब कहानी से 3 अंक का एक प्रश्न पूछ सकते हैं। गिल्लू रेखा चित्र से 2 अंक का एक प्रश्न और 1 अंक का एक प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा बचपन, इस आत्मकथा से भी आपको 3 अंक का एक प्रश्न पूछ सकते हैं। बसंत की सच्चाई, इस एकांकी से भी आपको 3 अंक का एक प्रश्न पूछ सकते हैं। इंटरनेट क्रांति, इस निबंध से भी आपको 3 अंक का एक प्रश्न पूछ सकते हैं। ईमानदारों के सम्मेलन में, इस व्यंग्य रचना से भी आपको 2 अंक का एक प्रश्न पूछ सकते हैं। और दुनिया में पहला मकान, इस लेख से भी आपको 2 अंक का एक प्रश्न पूछ सकते हैं। और रोबोट, इस कहानी से भी आपको 3 अंक का एक प्रश्न पूछ सकते हैं। और महिला की साहस गाथा, इस व्यक्ति परिचय से भी आपको 3 अंक का एक प्रश्न पूछ सकते हैं। और कर्नाटक संपदा, इस कर्नाटक संपदा निबंध से आपको 4 अंक का एक प्रश्न पूछ सकते हैं। बाल शक्ति, अंतिम गद्य है बाल शक्ति। अब हम आगे बढ़ेंगे पूरक वाचन की ओर। पूरक वाचन के लिए
4 अंक होंगे। उनमें से शनि सबसे सुंदर ग्रह। इस गद्य से 2 अंक का एक प्रश्न पूछ सकते हैं। सत्य की महिमा और नागरिक के कर्तव्य, ये दोनों पाठ मिलकर 2 अंक का एक प्रश्न पूछ सकते हैं। छात्रों, आप इन दोनों पाठों में से कोई एक पाठ को पढ़ लीजिए, आपको 2 अंक मिल जाएगा। अब देखेंगे रचना भाग। रचना भाग के लिए कुल 16 अंक होंगे। उनमें से अनुवाद के लिए 3 अंक, अपठित गद्यांश के लिए 4 अंक, पत्र लेखन के लिए 5 अंक और निबंध के लिए 4 अंक होंगे। अब देखेंगे व्याकरण भाग। व्याकरण भाग के लिए कुल 8 अंक होंगे। उनमें से प्रेरणार्थक क्रिया, संधि, समास, विलोम शब्द, वचन, लिंग, विराम चिन्ह, कारक, मुहावरे। इस 10 व्याकरणांशों में से कोई 8 व्याकरणांश से संबंधित 8 प्रश्न होंगे, वो भी विकल्पीय रूप में। इस तरह प्रश्न पत्र का विन्यास हम कर सकते हैं। छात्रों, हम इस पुनर्मनन वीडियो में, पहला वीडियो में मातृभूमि, अभिनव मनुष्य और तुलसी के दोहे, इन 3 कविताओं में से वार्षिक परीक्षा में आने वाले संभावनीय प्रश्न तथा इन कविताओं के प्रमुखांशों के बारे में देखेंगे। पहला पद्य है मातृभूमि। मातृभूमि इस कविता का कवि है भगवती चरण वर्मा। पहले इनका परिचय कर लेंगे। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले शफीपुर गांव में हुआ। शिक्षा इन्होंने इलाहाबाद से BA LLB उपाधि प्राप्त की। प्रमुख रचनाओं के बारे में देखें तो उन्होंने विचार नवजीवन नामक पत्रिकाओं का संपादन किया था। उनके चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ। भूले बिसरे चित्र उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनके प्रमुख उपन्यास है खिलौने, पतन, 3 शर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चुंडा। और इनका प्रमुख कहानी संग्रह है मेरी कहानियाँ, मोर्चाबंदी तथा संपूर्ण कहानियाँ। और प्रमुख कविता संग्रह है मेरी कविताएं सविनव। प्रमुख नाटक है मेरे नाटक बसीयत। 5 अक्टूबर 1981 को वर्मा जी का देहांत हुआ। इस तरह भगवती चरण वर्मा जी का परिचय हम कर सकते हैं। पद्य है मातृभूमि। इस पद्य से 1 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न पूछ सकते हैं। आइए देखेंगे वो कौन से प्रश्न है जो संभवनीय है। 1 अंकों के प्रश्नों में से पहला प्रश्न है कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं। उत्तर, कवि भारत माता को प्रणाम कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है भारत माँ के हाथों में क्या है। उत्तर, भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है। तीसरा प्रश्न है आज माँ के साथ कौन कौन है। उत्तर, आज माँ के साथ कोटि कोटि भारतवासी है। चौथा प्रश्न सभी और क्या गूंज उठा है। सभी और जय हिंद नाद गूंज उठा है। छात्रों, अब हम मातृभूमि कविता से आने वाले 3 अंक का अथवा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो पहला प्रश्न है भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत के खेत हरे भरे और सुंदर है। फल फूलों से युक्त है यहाँ के वन उपवन। भारत भूमि के अंदर व्यापक खनिज संपत्ति भरा हुआ है। सुख संपत्ति धन धाम को माँ
मुक्त हस्त से बांट रही है। ऐसी अपूर्व है भारत माँ का प्रकृति सौंदर्य। दूसरा प्रश्न है, मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? उत्तर, भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है। जग के रूप को बदलने के लिए कवि भारत माँ से निवेदन कर रहे हैं। आज माँ के साथ कोटि कोटि भारत की जनता है। सभी और शहर और गांवों में जय हिंद का नाद गूंज उठा है। इस तरह मातृभूमि का स्वरूप सुशोभित है। इस मातृभूमि कविता से संभवनीय प्रश्नों में से तीसरा प्रश्न है, भारत माता अथवा मातृभूमि को अमरों की जननी क्यों कहा जाता है? उत्तर, कवि ने भारत माता अथवा मातृभूमि को अमरों की जननी इसलिए कहा है कि भारत माता के गोद में गांधी, बुद्ध और राम जैसे अनगिनत अमर तथा महान पुरुषों का जन्म हुआ है, जिन्होंने मातृभूमि के स्वाभिमान और गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग कर अमर हो गए हैं। इसलिए कवि ने भारत माता को अथवा मातृभूमि को अमरों की जननी कहा है। दूसरा पद्य है अभिनव मनुष्य। इस अभिनव मनुष्य कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म ईसाई सन 1908 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ। प्रमुख रचनाओं के बारे में हम देखें तो इनके प्रमुख रचनाएं हैं हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मिरति आदि। अभिनव मनुष्य पद्यभाग कुरुक्षेत्र के 6ठ सर्ग से लिया गया है। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का देहांत 1974 को हुआ। दूसरा पद्य है अभिनव मनुष्य। इस पद्य भाग से भी आपको 1 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पहले हम 1 अंकों का अति प्रमुख अथवा संभवनीय प्रश्नों के बारे में देखेंगे। उनमें से पहला प्रश्न है, मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता है और क्या उतरता है? उत्तर, मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता है और उतरता है। दूसरा प्रश्न है, परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? परमाणु मानव के करों को देखकर कांपते हैं। तीसरा प्रश्न है, नर किन किन को एक समान लांघ सकता है? उत्तर, नर नदी, सिंधु और पर्वत को एक समान लांघ सकता है। चौथा प्रश्न है, आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? उत्तर, आज मनुष्य का यान गगन की ओर जा रहा है। छात्रों, इस अभिनव मनुष्य कविता से 3 अंक के अथवा दीर्घ उत्तरीय संभवनीय प्रश्नों के बारे में देखेंगे। उनमें से पहला प्रश्न है, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? उत्तर, दिनकर जी के अनुसार मानव के बीच स्नेह, दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाता है, वही मानव कहलाने का अधिकारी है, वही मानव का सही परिचय है। इस अभिनव मनुष्य कविता से दूसरा दीर्घ उत्तरीय संभवनीय प्रश्न है, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय क्या है? उत्तर, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय है कि आज मानव के
प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है और वह उस पर अपना अधिकार चला रहा है। मानव के आदेश पर वारी, विद्युत और बाप चलते हैं। वह एक समान नदी, पहाड़ तथा सागर को लांघ सकता है। छात्रों, अभिनव मनुष्य इस कविता से आने वाले 3 अंक के प्रमुख प्रश्नों में से तीसरा प्रश्न है, मानव की भौतिक साधना का वर्णन कीजिए। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न को राज्य स्तर के पूर्व सिद्धता परीक्षा में भी पूछे गए थे। इसका उत्तर है, कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार आधुनिक मनुष्य ने असीमित भौतिक प्रगति को प्राप्त कर लिया है। कवि कहते हैं कि उसने प्रकृति के सभी तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है। मानव के आदेश पर वारी, विद्युत और बाप चलते हैं। वह एक समान नदी, पहाड़ तथा सागर को लांघ सकता है। आज मनुष्य का यान गगन की ओर जा रहा है। मनुष्य की ऐसी प्रगति से परमाणु तक कांप रहे हैं। यही उसकी साधना है। प्रिय छात्रों, इस अवधि के अंतिम कविता है तुलसी के दोहे। इस तुलसी के दोहे से भी आपको 1 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम इस तुलसी के दोहे का रचनाकार के बारे में देखेंगे। इसके रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी था। इनके प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि। सन 1623 में काशी में उनका देहांत हुआ। तुलसी के दोहे, इस दोहे से आपको 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी भावार्थ लिखने के लिए। तो प्रमुख दोहे के बारे में देखेंगे। पहला दोहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इसका भावार्थ है, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए। मुँह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वह खाता पीता है, उससे शरीर का सारे अंगों का पालन पोषण होता है। तुलसीदास जी की राय में मुखिया को भी ऐसे ही विवेकापन होना चाहिए कि वह काम अपनी तरह से करे, लेकिन उसका फल सभी में बांटे। दूसरा संभवनीय दोहे है, राम नाम मने दीप धरो, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरोय, जो साहसी उजियार। इसका भावार्थ है, प्रस्तुत दोहे के द्वारा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। अगले वीडियो में समय की पहचान, सूर्य शाम, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन कविताओं से परीक्षा में आने वाले संभावनीय प्रश्न तथा इन कविताओं के प्रमुखांशों के बारे में विश्लेषण के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।